23 का बजट 24 की आहट। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो बजट पेश हो चुका है। बजट में क्या खास है, बजट की तमाम बारीकियां हम आपको आज इस मंच से समझा रहे हैं। सरकार के कई काबीना मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता जुड़ रहे हैं। उनके जरिए आज इस बजट की समीक्षा हो रही है और सरल भाषा में हमारा प्रयास है कि दर्शकों तक हर जानकारी हम पहुंचा सकें कि इस बजट से क्या आपने खोया और क्या पाया। दरअसल यह बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2023 में कई विधानसभा चुनाव हैं और 2024 में आपको पता है सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो एक तरीके से यह सियासी बजट भी कहा जा रहा है और इसके तमाम जो मायने मतलब है वो हम लगातार तो समझ ही रहे हैं। अब हमारे साथ मंच पर बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और कई लिहाज से यह सत्र बहुत ही अहम साबित होगा। चूंकि जो हम कहते हैं ना नारी शक्ति, तो तमाम नारी शक्तियां यहां मंच पर होंगी और देश की आधी आबादी की भी बात होगी। मैं मंच पर एक एक करके बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा अपने तमाम सम्मानीय अतिथियों को। अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस की सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी मंच पर आ जाएं। प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना की वरिष्ठ नेता, मंच पर आप भी आमंत्रित हैं। और रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता, आप तमाम लोग मंच पर सादर आमंत्रित हैं और जरा जोरदार तालियां हो जाएं। सबसे पहले तो मुझे जरा ये बता दीजिए, महिलाओं की बात मैं करूंगा, लेकिन बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? कि जो स्पीच थी वो सिर्फ 1 घंटा 27 मिनट की थी और 2.5 घंटे की नहीं थी। समय बच गया, यही अच्छी बात लगी और कुछ भी नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया बजट में ज्यादा। आपको अपराजिता जी? छोटे में पहले, उसके बाद बाकी बातें होंगी। सबसे अच्छी बात? सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट, आम जनता का बजट, आम जनता के लिए बजट। किसी भी एक सेगमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी सेगमेंट जिसको सकारात्मक तरीके से इस बजट ने नहीं छुआ हो। अच्छा, प्रियंका जी सबसे अच्छी बात इस बजट की? सबसे अच्छी बात, महिला हूं और हम वी कैन गेट दैट लीवे, उनकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। रीना जी? जो उन्होंने गलती से एक बार बोल दिया फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल पीपल इंस्टेड ऑफ सेइंग फेजिंग आउट ऑफ पोल्यूटिंग व्हीकल्स, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात थी। उन्होंने कहा पोल्यूटिंग पॉलिटिकल पीपल। तो मेरे हिसाब से जो वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हुआ 1-1.5 घंटे का, उसमें उसके अलावा और कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, मतलब ये पूरी बात जो रखी वित्त मंत्री ने वहां पर, उसको आप सिर्फ ध्वनि प्रदूषण मान रही हैं? जी। क्यों ऐसा? चलिए आप ही से शुरू कर लेते हैं। देखिए, मोदी जी की जब सरकार आई थी तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। अब उस बात को 9 साल हो गए, लेकिन इन 9 साल में हमने देखा है कि पूरे देश का तो बंटाधार हो रहा है, मोदी जी के जो कुछ चंद मित्र हैं उनका विकास जरूर हो रहा है। और लेटेस्ट जो बजट था ये आखिरी फुल टर्म बजट था इस सरकार का, तो बहुत इससे उम्मीदें थी कि जाते जाते कम से कम कुछ राहत दे के जाएंगे। उसमें भी हमने देखा कि किसी भी वर्ग के लिए, चाहे आप किसानों को देख लीजिए, चाहे आप युवाओं को देख लीजिए, चाहे आप गृहिणी वर्ग को देख लीजिए, किसी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं मिली। जो सरकार के ऊपर जो कर्जा था, भारत सरकार के ऊपर कर्जा जब मोदी जी आए थे तो 50 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में वो कर्जा जो है वो 150 लाख करोड़ का है। चलिए, आपने एक बात का जिक्र, एक मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कोई भी विशेषज्ञ से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कर्जे वाला बजट जब होता है, जो इस बार भी 15 लाख करोड़ का कर्जा सरकार लेगी इस बजट के लिए भी, उससे हमेशा महंगाई बढ़ती है। ठीक है। इस समय महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। पूरे बजट में मुझे कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला जिससे या तो महंगाई कम हो या बेरोजगारी कम हो। ठीक है। अपराजिता जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले दर्शकों को आपका मैं एक परिचय भी देना चाहूंगा कि दरअसल इन्हें 2013 में केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की जब सरकार थी, उस दौरान जयराम रमेश जी आपको लेकर आए थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में, अगर मैं सही हूं तो। माइक उठा लीजिए। जी जी। और उसके बाद आपके कामकाज से मोदी जी इतने प्रभावित हुए कि फिर मनरेगा की जिम्मेदारी आपको दे दी गई थी बीजेपी सरकार में। उसके बाद फिर आप सांसद बनी। देखिए, 2014 में मनरेगा का कार्यभार ग्रामीण विकास मंत्रालय में मिला और लेकिन जयराम रमेश जी लेकर आए थे ना आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय में। इन्होंने निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री ओडिशा को फोन किया था और मैं यहां आई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय में मेरी पोस्टिंग हुई थी और 2014 से 2018 तक
मनरेगा कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरे देश में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन मनरेगा का भी बजट कम करवा दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कहूंगी कि बड़े हृदय से और खुले मन से इस बजट को समग्र दृष्टि से देखना होगा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं होलिस्टिक व्यू। अमृतकाल का बजट है, प्रथम बजट है। आगामी 25 वर्षों को दृष्टि में रखकर इस बजट को तैयार किया गया। और अगर मैं कहूं कि इन 25 सालों की नींव रखी गई कल, तो अत्युक्ति नहीं होगी। और मैं कह दूं कि हर सेगमेंट को सकारात्मक तरीके से छूने की कोशिश की गई है। गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, महिला हो, युवा वर्ग के प्रतिनिधि हो, किसान हो, सबके लिए कुछ न कुछ है। और मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। जहां तक मनरेगा का सवाल है, देखिए, यह निश्चित तौर पर सबके मन में यह बात उठ रही है। मैंने मनरेगा का कार्यान्वयन देखा एंड एब्सोल्युटली हैंड्स ऑन, इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी। मनरेगा का बजट अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये जो बजट एस्टिमेट है ये बहुत कम है अगर आप पिछले वर्ष से इसकी तुलना करें। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, मांग आधारित प्रोग्राम है। और कभी भी बजट एस्टिमेट का रिवाइज एस्टिमेट के साथ तुलना नहीं किया जाता है। बजट एस्टिमेट का बजट एस्टिमेट के साथ तुलना किया जाता है। इस वर्ष का बजट एस्टिमेट पिछले वर्ष के बजट एस्टिमेट के साथ आप तुलना करें, पहली बात। और दूसरी बात, चूंकि यह मांग आधारित कार्यक्रम है, जैसे जैसे काम होंगे जमीन पर, वैसे वैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को रिक्वेस्ट किया जाएगा, नहीं तो मतलब काम नहीं हो रहा है, पैसे के इसलिए लिए, राशि बजट कम के कर लिए। दिया गया। और सरकार निश्चित तौर पर राशि देगी। हाँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। गरीबी निराकरण, गरीबी को हटाना हमारा संकल्प है। ऐसा नहीं कि एक ठीक समय है। में गरीबी हटाओ कहा जाता था, हाँ। और सिर्फ वो स्लोगन में ही रह गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपके स्थिति पास में आऊंगा, सुधार आ रहा अपराजिता है। जी फिर आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, चूंकि जी। जवाब आप ही को देना है, सरकार की तरफ से आप ही हैं, सिर्फ यहां पर बाकी विपक्ष के लोग ही हैं। सुप्रिया जी इतनी सारी चीजें बता रही हैं, अपराजिता जी इतना काम हुआ, लेकिन आप लोगों ने तो अमृतकाल बजट को कह दिया मित्रकाल बजट। ऐसा है कि मैं अपराजिता जी को 10 में से 10 अंक दूंगी अलंकृत भाषा बोलकर ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन उनकी गलती नहीं है, वो सत्ता पक्ष से आई है, वो ऐसा करेंगी। आपकी जानकारी के लिए, यहां पर मुझे लगता है जो एवरेज बच्चे बैठे हैं उनकी उम्र 24 से 25 साल होगी। तो बच्चों, आपके लिए इस बजट में आपके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। आज से 25 साल बाद हो सकता है आपके बच्चों के लिए इसमें कुछ हो जाए, मोटा मोटा सरकार ये कह रही है। इससे पहले आप आगे जाएं, इस बजट की 4 असलियत जानना जरूरी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पीएम किसान सम्मान निधि पर, कृषि पर, सोशल वेलफेयर पर, डेवलपमेंट ऑफ एससीज, डेवलपमेंट ऑफ एसटीज, सारे बजट कम कर दिए गए हैं एज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। पहला। दूसरा, जो पिछले साल प्रॉमिस किया था इन सारी कैटेगरीज में, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएम किसान सम्मान, मनरेगा तो छोड़ दीजिए, कृषि, सोशल वेलफेयर, जो प्रॉमिस किया था उससे कम खर्चा किया है। यह असलियत और यह चाल चरित्र चेहरा बताना जरूरी है। और क्योंकि 4 महिलाओं का पैनल, और मैं आंकड़ों से बात करती हूं, मैं कोई भी आंकड़ा आप कहिए आपको दे सकती हूं, क्योंकि 4 महिलाओं का पैनल है, तो कुछ सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है महिलाओं को लेकर। मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, निर्भया, संबल, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, शक्ति फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि इन सारी स्कीम्स का पैसा घटा दिया गया है और पिछले साल जो प्रॉमिस किया गया था उतना खर्च भी नहीं किया गया। जवाब दीजिए, अपराजिता जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं प्रियंका जी आपके पास। हाँ। मतलब इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का पैसा घटाया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य तक का पैसा आप लोगों ने घटा दिया, बहुत बड़ा आरोप है ये। देखिए, तथ्य और तर्क के साथ बात करें तो बात जमती है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ा है। अगर आप पिछले वर्ष के बजट एस्टिमेट के साथ इस वर्ष के बजट एस्टिमेट की तुलना करें। जहां तक महिला और शिशु विकास मंत्रालय का सवाल है, 268 करोड़ रुपए बजट बढ़ाए गए हैं। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि युवा वर्ग के प्रतिनिधि हो, महिला हो, सबके लिए कुछ न कुछ है।
और देखिए, मैंने कहा समग्र दृष्टि से देखें, अगर पूंजी निवेश 3.3% ऑफ जीडीपी हुआ है, अगर इसमें इजाफा हुआ है, 33% की बढ़ोतरी हुई है, अगर हमने 10 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि समाज का, देश का समग्र विकास, सामग्रिक विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा और यह निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से सबको छूने आप की एक बात कोशिश बार बार कह रही हैं अपराजिता जी, समग्र विकास, एक मिनट मुझे प्रियंका जी से बात करनी है। अपराजिता जी ये बिल्कुल सही कह रही है, बी से बी को कंपेयर करना चाहिए, बजटरी एस्टिमेट से बजटरी एस्टिमेट को। एजुकेशन पिछले साल बजटरी एस्टिमेट ऑफ द जीडीपी 2.6% था, वो घटा के 2.5% कर दिया। हेल्थ 2.2% ऑफ जीडीपी था, वो घटा के 1.9 कर दिया। एग्रीकल्चर 3.8% ऑफ द जीडीपी था, घटाकर 3.2 कर दिया। और रूरल डेवलपमेंट 5.8 था, घटा के 5.2 कर दिया। और ये सारे स्कीम्स की जो मैं बात कर रही हूं, बजट घटाया गया है। ठीक है अपराजिता जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रियंका जी को भी जरा इंक्लूड करना चाह रहा हूं। प्रियंका जी, फाइनली बार बार जो बात आपको बात पसंद नहीं आई, मैंने साड़ी की बोल दी तो तब नाराज नहीं पसंद आई। ये जो कह रही हैं बार बार अपराजिता जी कि समग्र दृष्टि से बजट को देखिए, तो क्या वो समग्र दृष्टि नहीं आप लोगों के पास, देख नहीं पा रही हैं आप? नहीं, पता नहीं कौन सी दृष्टि से हम देखें, कौन सी तरीके से देखें, उल्टा पढ़कर देखें, सीधा पढ़े, किसी भी तरीके से आप देखें। मैं बस अब पूछना चाहूंगी, यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पर युवा हैं, उनके लिए क्या किया आपने? सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग, हम लोग बार बार जीडीपी पे फोकस कर रहे हैं, जीडीपी पे फोकस कर रहे हैं, पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कौन बात कर रहा है? आप बजट में एजुकेशन बजट कम करते जा रहे हैं, आप हेल्थ बजट कम कर रहे हैं, अपना सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग खत्म कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स का तो सबसे बड़ा जुमला जो वैसे ही उसी स्तर पे आया है जहां पे आपने कहा था 15 लाख आपके खाते में होंगे। नहीं, जुमला कैसे, मतलब राहत नहीं मिली लोगों को? बताती हूँ जुमला कैसे है। 5 लाख से हमने 7 लाख का आपको एग्जेम्पशन दे दिया, हमने एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी, सब तारीफ करने लगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फाइनली हम आम आदमी की बात सुनी, पर उसमें फ्रॉड ये हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और डिडक्शंस होते हैं एटीसी के अंतर्गत, एटीडी के अंतर्गत, हाउस रेंटल अलाउंस होते हैं, वो सब आपने न्यू रेजिम में खत्म कर दिया है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है 50,000 का, आपके पास 15 लाख की इनकम हो या आपकी 5 लाख की इनकम हो, 7 लाख की इनकम हो, यही स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आपने इनकम टैक्स स्लैब्स देखिए, पहले 0 to 5 लाख का कोई टैक्स नहीं होता था, अभी 0 to 7 लाख का कोई टैक्स नहीं होगा। 0 to 5 लाख में आपको रिटर्न्स भी नहीं फाइल करने पड़ रहे थे। अब जो युवा होंगे जो 3 से 5 लाख में आते हैं, आपने उसको 0 to 3 लाख कर दिया है, तो 3 से 5 लाख भले ही वो लोग टैक्स नहीं भरेंगे, पर आपने उनके ऊपर एक कंप्लायंस बर्डन बढ़ा दिया है। तो ये तो देश के साथ, आप आम जनता के साथ, आज जो युवा हो या आम आदमी हो, वो हाउसिंग लोन लेकर अपना एसेट बढ़ाता था, ठीक है, एसेट बनाता तो था, कुल मिलाकर प्रियंका जी आप जो बात कह रही हैं, आप लोग, मतलब अपराजिता जी, सवाल आप ही से है, जिस चीज को आप लोग मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही हैं कि बहुत बड़ा ऐलान किया गया, टैक्स में बेनिफिट, लोग भी खुश हैं, उस दौरान में देख रहा था पार्लियामेंट में भी खूब तालियां बज रही थी, प्रियंका कह रही हो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक मिनट मैं ऐड कर दूं, फिर अपराजिता जी इकट्ठे छोटे में फिर दोनों जवाब दे देंगे। देखिए, इस समय देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है और मोदी जी ने ऐलान किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो अपराजिता जी ये बताएं कि पिछले साल में कितनी नौकरियां सरकार ने दी? ठीक है, दोनों सवाल के जवाब। हाँ, इनकम टैक्स इनको बोल लेने दीजिए, बहुत सारे सवाल हो गए, फिर भूल जाएंगे। इनकम टैक्स पर ही क्योंकि मैम बोलने चाह रही है, मैं भी एक ऐड कर देती हूँ। सवेरे मैंने पेपर पढ़ा, हिंदू अखबार कहता है, द हिंदू, कि ओल्ड टैक्स रेजीम ही बेटर है क्योंकि 35 लाख तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी इनकम है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है 2 करोड़ तक अगर इनकम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है ओल्ड टैक्स रेजीम अगर 60 लाख है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतने सीए मिलकर ये समझा ही नहीं पा रहे कि ये जो गुत्थी इन्होंने बनाई है न्यू टैक्स रेजीम की, ये जरा जरूर समझाई। चलिए इस रहस्य को सुलझाइए, ये रहस्य सुलझना अपराजिता जी। सलीका तो बरकरार रखिए मेरी बहनों, रंजिशें अपनी जगह है, सलाम अपनी जगह। जो सच है वो सच है और जो झूठ होता है वो झूठ होता है। हमें लगता है कि हमें सच को स्वीकार करने की काबिलियत रखनी चाहिए और जैसा मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, हृदय बड़ा चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात ले लें, 3 करोड़ घर बने हैं और इस बार उस पे अपराजिता जी आते हैं, वो इनकम टैक्स वाला पहले थोड़ा सा। 69,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए, 66% इजाफा हुआ।
या गरीब शोषित वासहीन लोगों के लिए एक वरदान है, मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, देखिए हम 4 महिला बैठे हैं, तो मैं कह दूं कि ये 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो 50% जनसंख्या हमारी है, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनका सामग्रिक विकास को नजर रखते हुए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है कि करीबन 80 करोड़ 8 करोड़ महिलाओं को 80 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी में रखा गया है। और इस बार बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कि कलेक्टिव्स बनाए जाएंगे, फेडरेशंस होंगे, इनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना है जो आगामी दिनों में निश्चित तौर पर हम इसको वास्तविकता का जामा पहनाएंगे। एक दूसरा मैं कह दूं, अगर 11 करोड़ परिवारों में पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाता है, इनकम टैक्स, या फिर मैं आ रही हूं इनकम टैक्स, और उसके बाद मैं आ रही हूं, उसके बाद मैं कह दूं कि अगर 9 करोड़ उज्ज्वला गैस लगाए जाते हैं तो कौन लाभान्वित होता है, या फिर अगर 11 करोड़ शौचालय बनते हैं तो हमारी महिलाएं लाभान्वित होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, सुप्रिया जी ने कहा कि दिस परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कम हुआ है, मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा आप बीई देखें, आप कितने करोड़ की बात कर रहे हैं, आप कितने करोड़ की बात कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट में इजाफा हुआ है, बढ़ाया गया, इस बात को हमें नजर रखना होगा। जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, देखिए मिडिल क्लास को राहत मिली है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। अब जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, इनको 7 लाख रुपए सालाना तक में कोई भी नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स। 5 लाख तक पहले देना पड़ता था, 5 लाख तक फ्री था, और अब 7 लाख तक उसे बढ़ा के फ्री कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और हमने स्लैब को भी 7 से 5 लाख तक रिड्यूस किया, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक नजरिए से भी अगर इस तरह के पदक्षेप को देखा जाए तो हम सबके लिए बेहतर है। हम देश को गुमराह ना करें। मुझे लगता है कि 140 करोड़ ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं सुप्रिया, देश को गुमराह कर रही हैं आप लोग। प्रियंका जी, सभी के पास आता हूं, सुप्रिया पहले आप जवाब दीजिए, देश को गुमराह कर रही हैं आप लोग। मुझे लगता है अपराजिता जी ने 2 बातें कही। बड़ा दिल तो आप लोगों का है, अडानी पर सेबी एक शब्द नहीं बोल रहा है, आपकी सरकार का एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। बड़ा दिल तो है, लोग तबाह हो रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है। बड़ा दिल है, दोस्ती निभाई जा रही है, छोड़िए बड़े दिल को। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, 7 लाख का बेस हो गया है। जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल 7 करोड़ 53 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। 7 करोड़ 53 लाख। मात्र 5 लाख लोग नई टैक्स रेजिम में गए थे, 7 करोड़ 48 लाख पुरानी टैक्स रेजिम में थे। तो ये जो जबरदस्ती कोचा जा रहा है लोगों को जाने के लिए, इसका प्रभाव नहीं होगा। नहीं, कोचा जा रहा है कैसे? राहत नहीं मिल रही है, 7 लाख तक की राहत नहीं मिल रही है आपके मुताबिक? कैसे मिल रही है? कैसे नहीं मिल रही, बताइए ना, आप समझाइए दर्शकों को। आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, हाँ। आपको हाउसिंग लोन पे रिबेट मिलता है, आपको हेल्थ पे मिलता है, तमामों चीजों पर रिबेट मिलता है, वो सारा रिबेट खत्म हो गया। आपने एक तरह से, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी भयावह स्थिति है जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। आप एक तरह से इंडिया के सेविंग कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही सेविंग कल्चर जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था तो इसने हमें बचाकर रखा था विश्व के मुकाबले। आप कंजम्पशन भले कराइए, लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है हर इंसान का माँ बाप यहां पे कहता है जो कमाते हो उसका एक अंश सेव किया करो। आप उस सेविंग कल्चर को खत्म कर रहे हैं। इंसान इनकम टैक्स बचाने के लिए सेव करता था, प्रोविडेंट फंड में डालता था, पीपीएफ में डालता था, हेल्थ इंश्योरेंस लेता था, होम लोन लेता था, ये सब अच्छी चीजें थी। आप उस कल्चर को खत्म कर रहे हैं। और 1 मिनट में जरूर एक चीज बोलना चाहती हूं, यहां पे महिलाओं की बड़ी बात करी गई। जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए इतनी वारदातें होती हैं, उस फंड को आपने खत्म कर दिया, कम कर दिया। 3184 था, 3100 कर दिया। और 1 मिनट और, महिलाओं के आटे पर तो जीएसटी लगा दिया है। उज्ज्वला में 1 करोड़ औरतें दोबारा सिलेंडर नहीं भरा पा रही हैं। भगवान जाने इस बजट में क्या हुआ है महिलाओं के लिए, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। अच्छा, एक चीज प्रियंका जी, मैं इसमें जोड़ दूं, पहले फिर आप बोलिएगा, मैं आता हूं आपके पास भी। देखिए, 3 प्रमुख बातें जिसका जिक्र यहां पर कर रही हैं अपराजिता जी भी, कि महिला बाल विकास मंत्रालय का जो बजट है इस साल 267 करोड़ बढ़ाया गया। दूसरी बात, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा गया, 2 साल के लिए उसमें 7.5% डिस्काउंट है ब्याज में। 81 लाख स्वयंसेवी संगठन का प्रस्ताव भी रखा गया है आजीविका मिशन के तहत। क्या ये चीजें आपको सकारात्मक नजर नहीं आ रही हैं? इससे क्या महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा? तीनों चीजों को बोलूंगी। कितना इजाफा हुआ? 230 करोड़, 267 करोड़। ये आपको लगता है ये महिलाओं के साथ न्याय हुआ है? ये न्याय लग रहा है आपको?
नहीं, आप हंस लीजिए, क्योंकि हंसी की बात ही हो गई है ना। अदानी जी देश का मजाक बना रहे हैं, आप जनता का मजाक बना रही हैं। मैं बस आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने कहा 7.5% का उन्होंने सेविंग स्कीम की है। आज 21वीं सदी महिलाओं से पूछिए, यहाँ पे लड़कियां इतनी बैठी हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो आप लोग क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आपके लिए रोजगार के माध्यम बने? आप चाहेंगे आपके लिए एजुकेशन के माध्यम बनेंगे? आप चाहेंगे कि हम जाकर अपने खुद के कारोबार करें? आप चाहेंगे कि हमें लोन आसानी से मिले, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन मिले? आप चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? क्या आप कहेंगे कि चलिए मुझे तो वन टाइम ऑफर मिला है, 2 लाख में अपना इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे 7.5% मिलेगा और मैं बहुत खुश हूं? क्या 21वीं सदी की महिला इससे खुश है? हाँ, मीन एग्जैक्टली। अब तीसरी बात पे बार बार ये कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है इन्होंने सुना नहीं हो या सुना हो अब दरकिनार, क्योंकि डिफेंड करना पड़ रहा है बजट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं इस देश में? महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं के लिए ही समर्पित है। आप उसको कोई भी नया गिफ्ट रैपिंग ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। अपराजिता जी, मैं आता हूं रीना जी आपके पास, जल्दी से बंद करिए प्लीज। हाँ, जल्दी से अपराजिता जी। देखिए, आप किस चश्मे से बजट को देखते हैं आप पर निर्भर करता है। और मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हर एक सकारात्मक क्रिया के बाद नकारात्मक प्रतिक्रिया आनी ही है। टू एवरी एक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी देयर वुड बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव रिएक्शन। वो नजर आता है और इनके अस्तित्व का सवाल है, ये कहेंगे। लेकिन मैं कह दूं, जब हम 30 स्किल सेंटर की बात करते हैं, ये किनके लिए हो रहा है? अगर हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये किनके लिए हो रहा है? अगर हम रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, अगर हम 3D प्रिंटिंग के लिए ट्रेनिंग की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, तो ये किनके लिए हो रहा है? मैं कह दूं, 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था और उसके पहले 725 विश्वविद्यालय थे और इन 8 वर्षों में 300 विश्वविद्यालय जोड़े गए। आप सोचिए कितना बड़ा इजाफा है। चलिए ठीक है रीना जी, दिक्कत आप लोगों के चश्मे में है हर एक क्षेत्र में। मैं ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रीना जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। रीना गुप्ता जी, दिक्कत आप लोग के चश्मे में है, आप देख नहीं पा रही उस चश्मे से कि सही क्या हो रहा है। नहीं, हम लोग तो देख पा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के ऊपर जो है सिर्फ जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनका ध्यान रखा जा रहा है। आप देखिए, इस बजट में भी जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला इनकम टैक्स में, जो 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं उनको रिलीफ मिला है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में, वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच का फासला है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, समय नहीं है अपने पास। जी जी बिल्कुल, एक लाइन में अब आप लोगों से एक लाइन में, बजट में ऐसा क्या होता जो आपको बहुत अच्छा लगता है? एक लाइन में, इससे ज्यादा नहीं, समय नहीं है, आप ही बोल दीजिए। देखिए, बजट में पिछले साल इतना बड़ा किसानों का मूवमेंट हुआ, एमएसपी का एक जिक्र नहीं। ठीक है, एमएसपी को लेकर किसानों से रिलेटेड जल्दी से, समय नहीं है रीना जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है, जल्दी से एक लाइन में। जेन्युइन टैक्स रिलीफ आम जनता को, ये जुमला नहीं, ये लॉलीपॉप जो दे दिया है और ये फ्रॉड जो किया है जनता के साथ, ये नहीं। ठीक है, सुप्रिया जी एक लाइन। हमारे इतने युवा देश में बजट की प्रायोरिटी फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 10 जॉब क्रिएशन होना चाहिए था। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो सुई की नोक को बढ़ाएगा, इधर से उधर जॉब क्रिएशन। ठीक है, सरकार का पक्ष आप रख दीजिए। अपराजिता जी, एक लाइन में आपके मुताबिक सबसे अच्छा क्या हुआ इस बजट में? संगच्छध्वम संगवदध्वम संगवो मनांसी जानताम, ये आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा था। हम सबको कदम से कदम मिलाकर इस अमृत काल में चलना होगा, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा, सही चश्मे से बजट को देखना होगा। किसानों की बात अगर हम करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने उनके लिए क्रेडिट के लिए रखा है और किसानों का भी सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में भी हम कार्यरत हैं। तो कोई एक सेगमेंट है जो अछूता नहीं। वो अकेली है, वो अकेली है, विपक्ष के 3 लोग हैं, वो अकेली है, इसलिए मैंने उनको इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का शालीनता के साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 का बजट 24 की आहट में फिलहाल इस सत्र में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ और मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद होंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।